क्या कभी सोचा है कि कवियों और पैनकेक का भला आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम अशोक मित्रन की कहानी पोएट्स एंड पैनकेक्स के बहाने भारत की एक बहुत ही मशहूर जेमिनी स्टूडियोज की दिलचस्प और रहस्यमयी दुनिया में झांकने वाले हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? कि भला कवियों का पैनकेक से क्या लेना देना हो सकता है। बस यही वो गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा जेमिनी स्टूडियोज के अंदर। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि ये पैनकेक्स आखिर है क्या चीज़। तो सबसे पहली बात, ये कोई खाने की चीज बिल्कुल नहीं है। पैनकेक असल में एक मेकअप ब्रांड का नाम था और ये उस जमाने में इतना फेमस था कि जेमिनी स्टूडियोज इसे ट्रकों में भर के मंगवाता था। आखिर यही तो था स्टूडियो के ऑन स्क्रीन ग्लैमर का असली राज। लेकिन ये जो सारा ग्लैमर था ना, वो तैयार होता था एक बहुत ही अजीब सी जगह पर। मेकअप डिपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग में था जो कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करती थी। जरा सोचिए, उन ढेरों लाइटों की भयंकर गर्मी में काम करना, जहां हर तरफ बस पसीना ही पसीना होता होगा। पर इस तपते हुए मेकअप रूम में सिर्फ चेहरे ही नहीं संवारे जाते थे, यहां तो एक पूरा समाज बसता था। कह सकते हैं एक छोटा सा हिंदुस्तान। आइए देखते हैं कैसे। ये मेकअप डिपार्टमेंट सिर्फ चेहरे नहीं रंगता था, बल्कि ये नए नए आज़ाद हुए भारत की एक जीती जागती तस्वीर था। सोचकर देखिए, एक बंगाली, फिर एक महाराष्ट्रियन, साथ में एंग्लो बर्मी, लोकल तमिल, सब एक ही छत के नीचे काम कर रहे थे। ये उस दौर में नेशनल इंटीग्रेशन का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन इस एकता के पर्दे के पीछे ना एक बहुत ही सख्त हायरार्की भी थी। मतलब किसका मेकअप कौन करेगा, ये सब तय था। चीफ मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ हीरो हीरोइन को हाथ लगाता था, सीनियर असिस्टेंट सेकंड लीड को, जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन और विलेन को, और इस सीढ़ी के सबसे नीचे बेचारा ऑफिस बॉय, जिसका काम था भीड़ के सैकड़ों चेहरों पर एक ही ब्रश से मेकअप पोत देना। और इसी हायरार्की के सबसे निचले पायदान पर हमें मिलता है हमारी कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार, ऑफिस बॉय। एक ऐसा इंसान जिसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने अधूरे रह गए थे। अब नाम पर मत जाइएगा, ये ऑफिस बॉय कोई लड़का नहीं, बल्कि 40 साल का एक आदमी था। वो स्टूडियो में बड़े बड़े सपने लेकर आया था, एक स्टार बनने के, एक स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर बनने के। लेकिन किस्मत देखिए, वो भीड़ का मेकअप करने में ही फंसकर रह गया, और ये फ्रस्ट्रेशन उसके हर काम में झलकती थी। उसकी इस सारी फ्रस्ट्रेशन, सारे गुस्से का निशाना था सिर्फ एक आदमी, कोथामंगलम सुब्बू। ऑफिस बॉय को लगता था कि सुब्बू ही उसकी सारी नाकामयाबी की असली वजह है। तो आखिर ये सुब्बू था कौन, जिससे ऑफिस बॉय इतनी नफरत करता था? चलिए अब मिलते हैं उस इंसान से जो वो सब कुछ था जो हमारा ऑफिस बॉय बस बनना चाहता था। दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ऑफिस बॉय जो कड़वाहट और शिकायतों से भरा था, दूसरी तरफ सुब्बू जो हमेशा हंसमुख और पॉजिटिव रहता था। सुब्बू के पास हर मुश्किल का हल था, जबकि ऑफिस बॉय सिर्फ दूसरों को दोष देता था। बस यही वजह थी कि सुब्बू सबका चहेता था और ऑफिस बॉय अंदर ही अंदर जलता रहता था। सुब्बू की क्रिएटिविटी तो मतलब कमाल की थी। कहते थे कि उसे कोई भी मुश्किल से मुश्किल सीन दे दो और वो उसे शूट करने के 14 अलग अलग तरीके बता देगा। वो स्टूडियो के बॉस के लिए किसी जादूगर से कम नहीं था, जो फिल्म बनाने की हर मुश्किल को चुटकियों में आसान बना देता था। लेकिन जेमिनी स्टूडियोज की कहानी सिर्फ इन किरदारों की आपसी जलन और ड्रामा तक ही सीमित नहीं थी। अब कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है और हम उन बड़ी राजनीतिक ताकतों की तरफ बढ़ते हैं जो पर्दे के पीछे से स्टूडियो को चला रही थीं। आगे की कहानी समझने के लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है। जेमिनी स्टूडियोज कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का सख्त विरोधी था। वहां के लोगों का मानना था कि कम्युनिस्ट एक खतरनाक, ईश्वर को ना मानने वाली विचारधारा है। और इसी माहौल में 1952 में एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। मॉरल रीआर्ममेंट या एमआरए नाम का एक इंटरनेशनल ग्रुप, जिसमें लगभग 200 लोग थे, स्टूडियो में आया। उनके नाटक तो जबरदस्त हिट हुए, पर किसी को यह समझ नहीं आया कि वो आखिर यहां आए क्यों थे, उनका असली मकसद क्या था। कुछ समय बाद जाकर यह राज खुला कि एमआरए का ये दौरा असल में कम्युनिज्म के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय चाल थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से स्टूडियो के एंटी कम्युनिस्ट माहौल का फायदा उठाया था। एमआरए के जाने के कुछ ही महीनों बाद स्टूडियो में एक और भी ज्यादा रहस्यमयी मेहमान आया। इस बार एक अंग्रेज कवि। ये दौरा तो एक पहेली से कम नहीं था। अब जरा सोचिए, एक तमिल फिल्म स्टूडियो जहां लोगों को अंग्रेजी कविता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं,
वहां एक अंग्रेज कवि क्या कर रहा था? ना तो किसी को उसका एक्सेंट समझ आया और ना ही उसकी कविता। ये सबके लिए एक एकदम बेतुका और अजीब सा एक्सपीरियंस था। और ये गुत्थी सालों तक एक राज बनी रही। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमारे लेखक अशोक मित्रन ने बड़े ही इत्तेफाक से इस अजीबोगरीब पहेली को सुलझाया। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन लेखक को दी एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन मिली। उसके एडिटर का नाम था स्टीफन स्पेंडर। कुछ और वक्त बाद उन्होंने फुटपाथ से द गॉड दैट फेल्ड नाम की एक किताब खरीदी। और जब उन्होंने लेखकों की लिस्ट देखी तो एक नाम ने उनका ध्यान खींचा। वही नाम, स्टीफन स्पेंडर। और बस यहीं पर सारी पहेली सुलझ गई। द गॉड दैट फेल्ड उन लेखकों के निबंधों का कलेक्शन था जो कभी कम्युनिस्ट हुआ करते थे, पर बाद में इस विचारधारा के कट्टर आलोचक बन गए थे। अब जाकर राज खुला कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस ने स्टीफन स्पेंडर को उनकी कविता के लिए नहीं, बल्कि उनकी एंटी कम्युनिस्ट राजनीति के लिए बुलाया था। तो देखा कैसे सारे टुकड़े एक एक करके अपनी जगह पर फिट हो गए। पैनकेक सिर्फ मेकअप था, ऑफिस बॉय का गुस्सा सुब्बू की कामयाबी से पैदा हुई जलन थी, और एमआरए और वो अंग्रेज कवि दोनों का आना एक बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा था जो स्टूडियो के अपने विचारों से पूरी तरह मेल खाता था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जो फिल्में देखते हैं या जिस कला को पसंद करते हैं, उसके पीछे अक्सर कौन सी ऐसी अदृश्य राजनीतिक ताकतें काम कर रही होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। शायद अब हम इन चीजों को एक नई नजर से देखेंगे।